अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं तंजीम अहमद इसका फार्मेसी पे आप सबका स्वागत है। फार्माकोलॉजी के लॉन्ग टाइप क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1, गिव क्लासिफिकेशन एंड एग्जाम्पल ऑफ एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। किन्हीं दो का क्लासिफिकेशन करना है और उसका एग्जाम्पल भी लिखना है। तो इसमें पहला एंटी फंगल एजेंट को क्लासीफाई करना है। एंटी फंगल एजेंट होते क्या है? ये ऐसी मेडिकेशन या ऐसी ड्रग है जो कि फंगल इन्फेक्शन को ट्रीट करने का काम करती है। इसको डिफरेंट कैटेगरीज में क्लासीफाई किया गया है उसके मैकेनिज्म के बेस पे और उसकी टारगेट के बेस पे कि फंगी का टारगेट किस फंगी पे टारगेट करना है, तो इसके अकॉर्डिंग क्लासीफाई किया गया। तो आइए वन बाई वन क्लासीफिकेशन या कैटेगरी देखते हुए चलते हैं। पहली कैटेगरी की पॉलीइंस। पॉलीइंस कैटेगरी में आपके एम्फोटेसिन बी, निस्टेटिन आता है। एम्फोटेसिन बी और निस्टेटिन ये काम क्या करते हैं? ये फंगल की सेल की मेम्ब्रेन पे बाइंड होते हैं और वहाँ उस मेम्ब्रेन पे पोर करने का काम करते हैं। पोर मतलब पोर फॉर्म करने का काम करते हैं, मतलब छिद्र फॉर्म करने का काम करते हैं, जिसके चलते मेम्ब्रेन की जो इंटीग्रिटी होती है, जो टफनेस होती है, वो लूज़ हो जाती है और सेल के अंदर जितने भी इंट्रासेलुलर कंपोनेंट है वो लीक होना शुरू हो जाते हैं और इसके चलते फंगस की डेथ हो जाती है, फंगल किल हो जाता है। दूसरी कैटेगरी एजोल कैटेगरी। इसमें आपके फ्लूकोनाजोल, इटोकोनाजोल, कीटोकोनाजोल, वोरिकोनाजोल ड्रग आती है। इसका मैकेनिज्म एर्गोस्टेरॉल की सिंथेसिस को इनिबिट करना है। एर्गोस्टेरॉल एसेंशियल कंपोनेंट होता है फंगी के सेल की मेम्ब्रेन का और इसके सिंथेसिस जब इनिबिट हो जाती है तो इसका जो अपना फंक्शन होता है वो डिसरप्ट हो जाता है, जिसके चलते उस सेल की डेथ हो जाती है। अगली कैटेगरी एलाइलामीन। इसमें आपका टर्बिनाफिन, नेफ्टिपिन आता है। इसका मैकेनिज्म अगर हम देखें तो ये एर्गोस्टेरॉल की सिंथेसिस को इनिबिट करता है, बट वो डायरेक्टली इनिबिट नहीं करता। वो एक एंजाइम होता है जिसे कहते हैं स्क्वेलिन एपॉक्साइड एंजाइम, जिसको इनिबिट करता है। इसके चलते एर्गोस्टेरॉल की सिंथेसिस हो नहीं पाती है और एर्गोस्टेरॉल जब सिंथेसाइज प्रॉपर हो नहीं पाएगा तो उसका फंक्शन भी डिस्टर्ब होगा और इसके चलते सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है और उस फंगल सेल की डेथ हो जाती है। अगली कैटेगरी है इक्विनोकैंडिन्स। इक्विनोकैंडिन्स में आपका कैस्पाफंजिन, मीकाफंजिन, एंडुलाफंजिन आता है। अगर इसके मैकेनिज्म की हम बात करते हैं तो ये बीटा 1,3-D ग्लूकेन की सिंथेसिस को इनिबिट करता है। ये भी आपका एसेंशियल कंपोनेंट है फंगल सेल वॉल का। अब बीटा 1,3-D ग्लूकेन जब सिंथेसाइज नहीं होगा तो इससे जो फंगल की सेल वॉल थी वो वीक हो जाती है और इसके चलते वो रैप्चर हो जाती है सेल वॉल और उस फंगस की डेथ हो जाती है। अगली कैटेगरी पायरिमिडीन एनालॉग। इसके अंतर्गत फ्लूसाइटोसिन ड्रग आती है। फ्लूसाइटोसिन जब देते हैं तो ये फंगल की सेल के अंदर घुसती है और वहाँ पे 5-फ्लोरोयूरेसिल में कन्वर्ट हो जाती है। अब ये जब 5-फ्लोरोयूरेसिल में कन्वर्ट होती है तो ये डीएनए और आरएनए के सिंथेसिस को इनिबिट करता है, जिसके चलते जो सेलुलर प्रोसेस होती है वो डिसरप्ट हो जाती है और उस पर्टिकुलर सेल की डेथ हो जाती है। अगली कैटेगरी ग्रेसोफेल्विन। इसमें जो ड्रग आती है वो आपकी ग्रेसोफेल्विन ही है। ग्रेसोफेल्विन ये ट्यूबुलिन से बाइंड होता है। जो माइक्रोट्यूब्यूल्स का फॉर्मेशन होता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स का काम होता है कि सेल को डिवाइड करना। जो मिटोसिस प्रोसेस होती है वो इंटरप्ट हो जाती है, तो ट्यूबुलिन पे बाइंड होकर माइक्रोट्यूब्यूल को इनिबिट करता है, माइक्रोट्यूब्यूल के फॉर्मेशन को इनिबिट करता है, जिसकी वजह से सेल डिवाइड नहीं हो पाती और जो फंगल का सेल का डिवीज़न था और उसकी ग्रोथ थी वो अल्टीमेटली रुक जाती है। अगला जो एक्सप्लेन करना है एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग को एक्सप्लेन करना है। एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग होती क्या है? ये ऐसी मेडिकेशन है जो कि ट्यूबरकुलोसिस को ट्रीट करने का काम करती है। ट्यूबरकुलोसिस होती कैसे है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस एक बैक्टीरिया होता है जिसके चलते ट्यूबरकुलोसिस ऑकर होती है। अब एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग को डिफरेंट कैटेगरीज में क्लासीफाई किया गया है उसके मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग और उसके थेरापेटिक यूज़ के अकॉर्डिंग। तो पहला जो क्लासिफिकेशन देख लें, फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग। किसी को ट्यूबरकुलोसिस होती है तो पहले इन ड्रगों का इस्तेमाल किया जाता है। आइसोनियाजाइड, रिफेम्पिन, एथेम्ब्यूटाल, पायराजीनामाइड, स्ट्रेप्टोमाइसिन। ये फर्स्ट लाइन ड्रग है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद कर लीजिएगा इसको। सेकेंड लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग की अगर हम बात करते हैं तो फ्लोरोन कैटेगरी की ड्रग है, फ्लोरोक्विनोलॉन्स कैटेगरी की ड्रग, लिवोफ्लॉक्सासिन, मॉक्सिफ्लॉक्सासिन।
अमीनोग्लाइकोसाइड कैटेगरी की ड्रग एमिकासिन, केनामाइसिन। इंजेक्टेबल एजेंट की अगर हम बात करते हैं तो कैप्रोमाइसिन, वियोमाइसिन, इथोनामाइड, साइक्लोसेरिन, पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड, ये सारी क्या है, सेकंड लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है। अदर एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग में अगर हम बात करें तो बेडाक्यूलिन, जो कि एक नॉवेल एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी में इसका इस्तेमाल किया जाता है, एमडीआर टीबी में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ऐसी आपकी डीलामेनाइड एक ड्रग है, वो ये भी आपकी नॉवेल ड्रग है, एमडीआर टीबी में इसका इस्तेमाल करते हैं। अगला एंटी हिस्टामिनिक्स को क्लासीफाई करना है तो एंटी हिस्टामिनिक क्या होते हैं। एंटी हिस्टामिन ऐसी ड्रग, ऐसे एजेंट जो कि एलर्जीज़ को ट्रीट करते हों, एलर्जी की रिएक्शन को ट्रीट करने का काम करते हो, रोकने का काम करते हो। अब ये कैसे करते हैं, एलर्जी की रिएक्शन जो ऑकर होती है वो हिस्टामिन के चलते होती है, तो एंटी हिस्टामिनिक ड्रग हिस्टामिन को ब्लॉक करने का काम करते हैं। हिस्टामिन रिलीज़ कब होता है, ये जनरली आपके जब बॉडी में कोई इम्पैक्ट डालता है, कोई स्टिमुलाई ऐड करता है या एलर्जी के जब रिस्पॉन्स होते हैं उस टाइम में हिस्टामिन रिलीज़ होता है। एंटी हिस्टामिन ड्रग को जनरली दो भागों में क्लासीफाई किया गया है। पहला है उसके जनरेशन के अकॉर्डिंग, पहला है फर्स्ट जनरेशन एंटी हिस्टामिन, इसमें आपके डाइफेनहाइड्रामिन आता है और क्लोरफेनामिन आता है। डाइफेनहाइड्रामिन, क्लोरफेनामिन ये आपके फर्स्ट जनरेशन एंटी हिस्टामिनिक है। ये क्या काम करते हैं, ये आपके इसके साइड इफ़ेक्ट हैं कि सेडेशन कॉज करते हैं। जनरली ये आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे ऐड करते हैं और सेडेशन कॉज करते हैं। अदर इसके साइड इफ़ेक्ट अगर हम बात करें तो ड्राउजीनेस, ड्राई माउथ, ब्लर विज़न, यूरिनरी रिटेंशन, ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। सेकंड लाइन जनरेशन की अगर हम बात करें या सेकंड जनरेशन की अगर हम बात करें तो इसमें आपका लोरेटाडीन, सेटिजीन, फेक्सोफेनाडीन आता है। फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन में फ़र्क क्या है, एक तो फर्स्ट जनरेशन की जो ड्रग थी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्टिंग थी और उसका साइड इफ़ेक्ट ये था कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे ज़्यादा ऐड कर रही थी। सेकंड जनरेशन की ड्रग क्या है कि लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन दिखाती है और इसका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे इम्पैक्ट है बहुत कम है, तकरीबन ना के बराबर है, और इसका इस्तेमाल एंटी एलर्जिक के तौर पे भी किया जाता है। तौर पे भी क्या, ज़्यादातर सेकंड लाइन ड्रग का ही इस्तेमाल करते हैं एज ए एंटी एलर्जिक। इसके साइड इफ़ेक्ट अगर हम बात करते हैं तो इसका साइड इफ़ेक्ट कम है फर्स्ट जनरेशन से। क्वेश्चन 2, राइट आर नोट्स ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, किन्हीं दो पे शॉर्ट नोट लिखना है। लोकल एनेस्थेटिक, लोकल एनेस्थेटिक ऐसी मेडिकेशन, ऐसी ड्रग जो कि सेंसेशन को टेम्परेरी लॉस कर दे, कि स्पेसिफिक एरिया के सेंसेशन को लॉस करने का काम करे। हम भाषा में जिसको कहते हैं सुन करना, बॉडी के किसी पार्ट को सुन करना हो तो लोकल एनेस्थेटिक दे के उसको सुन किया जाता है। काम कैसे करता है, तो नर्व सिग्नल्स को ये ब्लॉक करता है। जो पेन का सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा था ब्रेन तक, उसको ब्लॉक करने के काम करता है, जिसकी वजह से पेन का परसेप्शन नहीं हो पाता। लोकल एनेस्थेटिक का अगर मैकेनिज्म हम देखें तो ये सोडियम चैनल को ब्लॉक करते हैं, और चूंकि सोडियम चैनल आपके नर्व फाइबर पे उपस्थित होता है और ये रिस्पॉन्सिबल होता है नर्व इम्पल्स को कंडक्ट कराने में, तो जो लोकल एनेस्थेटिक होता है वो सोडियम चैनल को ही ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से सोडियम सेल के अंदर नहीं आ पाता और सेल डीपोलराइज नहीं हो पाती, और इसके चलते जो नर्व का इम्पल्स का कंडक्शन होना था वो नहीं हो पाता है। लोकल एनेस्थेटिक के टाइप देख लें तो इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है ईस्टर, दूसरा एमाइड। ईस्टर कैटेगरी की अगर ड्रग देखें तो प्रोकेना और कोकेन, प्रोकेन और कोकेन ये दो है, और दूसरा है आपका एमाइड कैटेगरी की लिडोकेन, बुपीवाकेन, रोपीवाकेन। ऑनसेट और ड्यूरेशन अगर देखें तो लोकल एनेस्थेटिक डिफरेंट फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि उसका ड्यूरेशन क्या होगा, जैसे कौन सी ड्रग इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका कंसंट्रेशन क्या है और देने की टेक्निक कैसी है, ड्रग देने की टेक्निक कैसी है। तो कुछ आपके लोकल एनेस्थेटिक शॉर्ट ड्यूरेशन एक्शन शो करते हैं, कुछ आपका लॉन्ग एक्शन ड्यूरेशन शो। किस रूट से लोकल एनेस्थेटिक देते हैं तो टॉपिकली इसको अप्लाई किया जाता है, और इस एपिड्यूरल या स्पाइनल एनेस्थीसिया के तौर पे भी इसका इस्तेमाल करते हैं। इंजेक्शन के तौर भी दिया जाता है इसका, बट ये आईएम दिया जाता है, आईवी नहीं देते हैं इसको। एडजुवेंट की बात करते हैं, इसको और किसके साथ देते हैं तो जनरली लोकल एनेस्थेटिक के साथ एपिनेफ्रिन का इस्तेमाल करते हैं। एपिनेफ्रिन क्या काम करता है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर का काम करता है। एपिनेफ्रिन जब इस्तेमाल करते हैं
तो इसकी वजह से लोकल एनेस्थेटिक का जो एक्शन है वो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन वो बढ़ जाता है। साइड इफ़ेक्ट अगर हम देखें तो इसके साइड इफ़ेक्ट कई हैं, जैसे एलर्जिक रिएक्शन शो करता है, मगर ये रेयरली होता है। ज़्यादातर ये नंबनेस कॉज करता है, टिंगलिंग कॉज करता है, उस स्पेसिफिक एरिया में वीकनेस का एहसास होता है, और रेयरली ये डाइजीनेस, सीजर, कार्डियक डिस्टर्बेंस कॉज कर सकता है। प्रिकॉशन और कंट्राइंडिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो जो लीवर, किडनी या एलर्जी या कार्डियक कंडीशन के जो पेशेंट होते हैं, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के जो पेशेंट होते हैं, उनमें सावधानी के साथ इनका इस्तेमाल किया जाता है। अगला जो एक्सप्लेन करना है, नोट्स लिखना है, ड्रग्स यूज्ड इन ग्लूकोमा। ग्लूकोमा में कौन कौन सी ड्रग इस्तेमाल की जाती है उस पर नोट्स लिखना है। ग्लूकोमा होता क्या है, तो ये आई की एक बीमारी है, आँख की एक बीमारी है। होती कैसे है, इंट्राऑकुलर प्रेशर के बढ़ जाने के चलते जो ऑप्टिक नर्व होती है हमारी आई में वो डैमेज हो जाती है, उसके चलते ग्लूकोमा ऑकर होता है। ग्लूकोमा को ट्रीट करने के लिए जो प्राइमरी गोल ये होता है कि इंट्राऑकुलर जो प्रेशर बढ़ा हुआ है उसको कैसे हम रोकें, उसको कैसे कम करें, और जिसकी वजह से ऑप्टिक नर्व डैमेज ना हो। तो ग्लूकोमा को ट्रीट करने के लिए डिफरेंट क्लास की ड्रग का इस्तेमाल करते हैं। पहली क्लास देख लें, प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स। प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग कैटेगरी की ड्रग का इस्तेमाल करते हैं, जैसे लेटेनोप्रोस्ट, बिमेटोप्रोस्ट, ट्रेवोप्रोस्ट। इसका मैकेनिज्म है कि जो एक्वस ह्यूमर है, जो फ्लूइड है, उसके आउटफ्लो को बढ़ा देना, और फ्लूइड के ही चलते इंट्राऑकुलर प्रेशर बढ़ रहा था। तो हम जब फ्लूइड का आउटफ्लो बढ़ा देते हैं तो इससे क्या होता है, इंट्राऑकुलर प्रेशर रिड्यूस हो जाता है। एडमिनिस्ट्रेशन की हम बात करते हैं, टॉपिकली ये ईयर ड्रॉप के तौर पे दिया जाता है, दिन में एक बार, इस शाम हम के टाइम में देते हैं। साइड इफ़ेक्ट अगर देख लें तो आई रेडनेस, डार्कनिंग ऑफ द आइरिस और आईलिड, आईलिश ग्रोथ। दूसरी कैटेगरी है बीटा ब्लॉकर। इसमें आपका टीमोलॉल, बिटॉक्सोलॉल इस्तेमाल करते हैं। एक्यूस ह्यूमर प्रोडक्शन को ये रिड्यूस करने का काम करता है, जिसकी वजह से इंट्राऑकुलर प्रेशर रिड्यूस हो जाता है। आई ड्रॉप के तौर पे इसको देते हैं दिन में 2 बार। आई इरिटेशन कॉज करता है, ये सिस्टमिक इफेक्ट भी कॉज कर सकता है, जैसे हार्ट रेट को लो करना, ब्लड प्रेशर को लो करना, तो ये कम होता है। अगली कैटेगरी है कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर। इसमें आपका डोरजोलामाइड, ब्रिनजोलामाइड आता है। मैकेनिज्म अगर देखें तो ये एक्वस जो ह्यूमर होता है उसके प्रोडक्शन को डिक्रीज़ करने का काम करता है। कैसे करता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम होता है उसको इनहिबिट करके ये डिक्रीज़ करने का काम करता है। इसको भी आई ड्रॉप के तौर पे देते हैं दिन में 2 से 3 बार। आई इरिटेशन ये कॉज करता है, बिटर टेस्ट है, स्टिंगिंग सेंसेशन, ये इसके साइड। अगली क्लास की ड्रग है अल्फा 2 एगोनिस्ट। इसमें आपके ब्रिमोनिडीन, एप्राकोलिनिडीन इसका इस्तेमाल करते हैं। ये भी आपके एक्वस ह्यूमर के प्रोडक्शन को क्या करता है, रिड्यूस करता है, जिसकी वजह से आउटफ्लो, एक्वस ह्यूमर का आउटफ्लो बढ़ जाता है और इंट्राऑकुलर प्रेशर कम हो जाता है। आई ड्रॉप के तौर पे इसका इस्तेमाल करते हैं, दिन में 2 से 3 बार देते हैं। आई इरिटेशन, ड्राई माउथ, फटीग, एलर्जिक रिएक्शन इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। लास्ट इसमें है आरएचओ काइनेज इनहिबिटर। इसकी जो क्लास की ड्रग है आपका नेटारसुडिल ड्रग है। ये एक्वस ह्यूमर के आउटफ्लो को बढ़ाने का काम करता है और ईपी स्क्लेरा वेनस प्रेशर को रिड्यूस करता है, और इसके चलते ग्लूकोमा पेशेंट को आराम मिलता है। एडमिनिस्ट्रेशन में देखें तो आई ड्रॉप के तौर पे देते हैं दिन में जनरली 1 बार। आई रेडनेस, आई इरिटेशन, कॉर्नियल डिपॉजिट्स ये रेयर होता है, साइड इफ़ेक्ट्स में आता है। लास्ट है डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स होता क्या है, ये ऐसी मेडिकेशन, ऐसी ड्रग है जो कि यूरिन के प्रोडक्शन को बढ़ाने का काम करते हैं। कैसे, ये जो एक्सेस फ्लूइड होता है, एक्सेस इलेक्ट्रोलाइट होता है बॉडी में, इसके एलिमिनेशन को प्रमोट करने का काम करता है। जनरली किडनी में जो उपस्थित नेफ्रॉन होते हैं उसमें डिफरेंट टाइप के चैनल्स उपस्थित होते हैं। डायूरेटिक जो ड्रग होती है ज़्यादातर वो उसी चैनल को ब्लॉक करती है, जिसके चलते जो रीएब्जॉर्प्शन प्रोसेस हो रही थी वो इनहिबिट हो जाती है और यूरिन का आउटपुट बढ़ जाता है। मैकेनिज्म देख लें तो डायूरेटिक ड्रग का मैकेनिज्म है कि किडनी के फिल्ट्रेशन को बढ़ाना और रीएब्जॉर्प्शन को रोकना, जिसकी वजह से यूरिन का आउटपुट बढ़ जाता है। आपके रीनल ट्यूब्यूल्स होते हैं,
उसके डिफरेंट पार्ट पे ये ऐड करते हैं। सोडियम क्लोराइड के रीएब्जॉर्प्शन को रोकते हैं और वाटर के रीएब्जॉर्प्शन को रोकने का काम करते हैं। डायूरेटिक्स के अगर टाइप देख लें तो डायूरेटिक को डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहली कैटेगरी है थायजाइड डायूरेटिक्स। इसमें आपके हाइड्रोक्लोरथायाजाइड आता है, क्लोरथैलिडोन, ये 2 ड्रग बहुत कॉमन है, मार्केट में चलती है बहुत। तो ये जनरली आपके डिस्टल कम्युनिटी जो ट्यूब्यूल होता है नेफ्रॉन का, उस एरिया पे ये ऐड करता है और रीएब्जॉर्प्शन प्रोसेस को इनहिबिट करता है। दूसरा है लूप डायूरेटिक। इसमें आपका फुरासेमाइड, बुमेटेनाइड, टोरसेमाइड आता है। यह आपके सोडियम और क्लोराइड जो चैनल्स होते हैं उसको इनहिबिट करता है और इसके चलते इसका रीएब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता। और ये पाया कहाँ जाता है तो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में ये पाया जाता है ये चैनल, तो इसको इनहिबिट करता है। इसकी वजह से यूरिन का आउटपुट बढ़ जाता है। तीसरा है पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स। इसमें आपका स्पेनोलैक्टोन और एमिलोराइड ड्रग आती है। ये आपके सोडियम के रीएब्जॉर्प्शन को रिड्यूस करता है और पोटेशियम के प्रिजर्वेशन को बढ़ाने का काम करता है, जिसकी वजह से यूरिन का आउटपुट बढ़ जाता है, डायूरेसिस ऑकर होती है। ये जनरली कॉम्बिनेशन में दिया जाता है। अगला है कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर। कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर में आपका एसिटाजोलामाइड, डोरजोलामाइड ड्रग आती है। ये आपके कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम होता है उसको इनहिबिट करता है, जिसकी वजह से जो कार्बोनेट होते हैं, बाइकार्बोनेट, उसका रीएब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता और डायूरेसिस ऑकर होती है। अगली कैटेगरी की ड्रग है ऑस्मोटिक डायूरेटिक। यह ऑस्मोटिक ग्रेडियंट को क्रिएट करता है, जिसकी वजह से रीएब्जॉर्प्शन प्रोसेस नहीं होती वाटर की और वो एलिमिनेट हो जाता है। इसका अगर एग्जांपल देख लें तो मैनिटॉल ग्लिसरीन ड्रग आती है। अगर इंडिकेशन की हम बात करते हैं तो किन किन पेशेंट को ये दिया जाता है तो हाइपरटेंशन वाले पेशेंट, हार्ट फेलियर, लीवर सिरोसिस, किडनी डिसऑर्डर, एडिमा, इन सारे पेशेंट को दिया जाता है। साइड इफ़ेक्ट देख लें तो यूरिनेशन बहुत ज़्यादा होना, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाना, डिहाइड्रेशन, लो ब्लड प्रेशर, डाइजीनेस, मसल क्रैम्प, ब्लड शुगर लेवल का बढ़ जाना, हाइपर कैलेमिया का ऑकर होना, ये इसके साइड इफ़ेक्ट हैं।